ओके एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट यूनिट। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेसिफिकली हम आज बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आप बोल सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो देखिए आईआर की मैं आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगी। होप आपके लिए सारी चीजें हेल्पफुल रहे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आईआर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं पर्टिकुलरली कोई टॉपिक का नाम आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि आज मैं आपको सारे बेसिक्स बताने वाली हूँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। ओके, तो देखो आपने ऑलरेडी बीएससी में मे भी पढ़ा होगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगी। तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी लेक्चर को स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बट इसका यूज क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या इसका यूज है। देन हम स्पेसिफिकली के आईआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में बात करेंगे, यानी कि क्या क्या आईआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पॉइंट्स है जो आपको जानने की पहले जरूरत है। तब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देन आप आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ओके, तो आईआर के सारे बेसिक फंडे जो भी है वो आज के लेक्चर पे क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ देखिए आईआर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपको पढ़ना होता है, जो है हुक्स लॉ। ओके, तो हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी आज के लेक्चर पे हमने समझना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग हुक्स लॉ के फंडे को क्या थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ओके, अब आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, आपका रिक्वायरमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब कि अगर आपको किसी कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा बनाना है, यानी कि आपको बोलना है कि कोई कंपाउंड आईआर एक्टिव है, तो उस केस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आपका आईआर एक्टिव है और कौन सा आईआर इनएक्टिव है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो कराने के लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो कराने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर पे हमने ये सारी चीजों पे डिस्कस करना है, सारी चीजों पे बात करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात करनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। इसके बाद हम लोग आईआर पे बात करेंगे। ओके, तो देखो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच ही है। जैसे आपको पहले से पता है कि केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांच आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और अभी अभी आपने क्या है एमएससी में एक नई ब्रांच पढ़ी, ग्रुप थ्योरी। ओके, तो वैसे क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या है, केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच है। ओके, लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि सारी ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री की है, लेकिन सारी ब्रांचेस के अपने अपने फंडे होते हैं, यानी कि अपने अपने कॉन्सेप्ट। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने कॉन्सेप्ट पे बात करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने कॉन्सेप्ट, यानी कि सबके कॉन्सेप्ट क्या है, अपने अपने अलग अलग है। ओके, अब देखो ना, केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल, सपोज वाटर है, वो ऑर्गेनिक में वाटर बन जा रहा है और इनऑर्गेनिक में कुछ और बन जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। जो मॉलिक्यूल है वो पूरी केमिस्ट्री के लिए कांस्टेंट है, लेकिन सारी ब्रांचेस के अपने अपने फिनोमिनाज है सारे मॉलिक्यूल को लेकर। इतनी चीज समझ में आ रही, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने फिनोमिना देता है एक मॉलिक्यूल के ऊपर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने फिनोमिनाज देता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यही काम है, ये भी क्या करता है, मॉलिक्यूल के बारे में ही बात करेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करेगा, अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बोलता है कि आपको क्या करना है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब आपका सैंपल मॉलिक्यूल जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। सपोज मैंने कोई सैंपल मॉलिक्यूल ले लिया। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहा है कि आपने एक काम करना है, इस सैंपल मॉलिक्यूल के ऊपर इरेडिएशन करना है, यानी कि एक रेडिएशन पास करानी है इसके सरफेस पे। ओके, और ये रेडिएशन कौन सी होगी, ये रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, आप देखो, आप पढ़ते हैं ना, रेडियो वेव्स पढ़ते हैं, आईआर वेव्स पढ़ते हैं, यूवी वेव्स पढ़ते हैं, एक्सरे वेव्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ क्या है, इंफ्रारेड वेव्स पढ़ते हैं। तो ये सारी वेव्स क्या है, इन सारी वेव्स को ही तो बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेव्स। तो ये क्या बोलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बोलती है कि आप अपना सैंपल लें, सैंपल मतलब अपना मॉलिक्यूल लें, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इनमें से कोई भी रेडिएशन पास कराए। तो देखो आपको यहाँ पर को तीन टाइप के फिनोमिनाज देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनना। तीन टाइप के फिनोमिना मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है, पहला केस अगर मैं बोलूं कि आपने क्या किया, बाहर से अपने सैंपल मॉलिक्यूल में एक रेडिएशन पास की। ओके, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि आपने रेडिएशन पास तो की, लेकिन ये सारी की सारी रेडिएशन इस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। इतना हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपने रेडिएशन तो पास कराई और सारी की सारी रेडिएशन उल्टी रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि कुछ भी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब नहीं किया और सारा का सारा कर दिया रिफ्लेक्ट। ओके, लेकिन एक और कंडीशन बन सकती है, एक और कंडीशन क्या बन सकती है, कि आपने बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पास कराई और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो गई, लेकिन कुछ रेडिएशन उल्टी की बाहर निकल गई, यानी कि कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। तो ये तीन फिनोमिनाज आपको यहाँ पर
को मिले, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, इन 3 फिनोमिनास के बेसिस पर, यानी कि बाहर से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, उनका आपके सैंपल मॉलिक्यूल, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, इसके बेसिस पे आईआर जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या करती है, मॉलिक्यूल के फीचर्स बताती है। मॉलिक्यूल के फीचर्स मतलब आपको पता है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स भी होंगे, एटम्स है तो मॉलिक्यूल दो, अगर मॉलिक्यूल है मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल में एटम्स भी होंगे, नंबर ऑफ एटम, अगर एटम्स है तो ये एटम एक दूसरे से बॉन्डेड भी होंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है कि इन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड है, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताती है। कौन बताती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सिंपल से काम है स्पेक्ट्रोस्कोपी का कि ये मॉलिक्यूल की स्टडी कराती है, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताइए, स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी आपने टाइप्स पढ़े हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या करती हैं, ये सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, यानी कि सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता हुआ मिलेगा। लेकिन सब और क्या है, सबके सब क्या है, आपको मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन सबके सब क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे हम पर्टिकुलरली आज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मैं आईआर की रिस्पेक्ट पे आपको बताऊंगी। तो देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, यही फिनोमिना आप फॉलो करेंगे, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि सैंपल मॉलिक्यूल लेंगे, और यहाँ पर ईएमआर आप कौन सी लेंगे, पर्टिकुलरली आईआर यानी कि इंफ्रारेड लेंगे, यानी कि इंफ्रारेड आपने ली और इंफ्रारेड को आपने अपने सैंपल मॉलिक्यूल में ट्रांसमिट किया, तो इनके बीच में यानी कि आपकी रेडिएशन और आपकी जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में क्या इंटरेक्शन हुआ, इसके बेसिस पे आपको क्या है, स्ट्रक्चर आपका जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो मैंने क्या बोला, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये बताती है कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज को माइंड पर रख लो, सिंपल सा फंड है। सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको नया नया कॉन्सेप्ट देगी, यानी कि कोई कुछ बताएगी कोई कुछ बताएगी। तो पर्टिकुलरली आज आईआर पे बात करनी है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्या बताती है, ये बताती है कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दूं और आपसे पूछूं कि आपको बताइए आपको अभी मॉलिक्यूल उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये पता नहीं है, ओके, तो अगर आपने वो चीज डिटेक्ट करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड यूज कर सकते हैं। यही फिनोमिना आप वहां लगाएंगे कि अपने सैंपल पे आईआर रेडिएशन को ट्रांसमिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ इनके बेसिस पे क्या करेंगे, आप डिटेक्ट करेंगे कि वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो क्या होता है, आईआर की अपनी अपनी रेंज होती है। सपोज आपकी क्या है, एक आईआर की रेंज है, ठीक है, अपनी इसकी रेंज होगी, तो सारी रेंजेस के लिए अपने अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी कि अगर आपको पता चलेगा, देखो मैं आपको सिंपली सारी चीजें यही बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो पहली चीज ये सुन लीजिए कि अगर ना कभी भी आपने अपने सैंपल मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन डाला, तो कभी भी यहाँ पर को क्या है, आपकी रेडिएशन क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं होगी। यहाँ पर को क्या होता है, हमेशा आपकी आईआर रेडिएशन आपके सैंपल मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब होगी। यानी कि आप इसे बोल सकते हैं ये एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ दो टाइप के फंडे आते हैं। एक फंडा ये है कि आपका मॉलिक्यूल क्या है, आपकी रेडिएशन को एमिट कर दे, निकाल दे बाहर। एक ये हो रहा है कि पूरा मॉलिक्यूल आपकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन आईआर के केस पे अगर आप रेडिएशन पास कराएंगे तो आपका सैंपल मॉलिक्यूल सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है, ओके। अब देखो जैसे आप आईआर को ऑब्जॉर्ब सैंपल के ऊपर आईआर रेडिएशन डालेंगे ना, तो आपको पता है आईआर की अपनी रेंज होती है, ठीक है, इनकी क्या होती है, अपनी रेंज होगी। अब ये पूरी एक आईआर रेडिएशन है तो इसकी एक रेंज होती है कि कहां से कहां तक आईआर रेडिएशन होगी, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि सारी रेंजेस के लिए अपना अपना फंक्शनल ग्रुप होता है, कि अगर आपने आईआर रेडिएशन डाला और आपको पता है आईआर रेडिएशन डालेंगे तो मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो किस रेंज पे मॉलिक्यूल ने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसके बेसिस पे आपको पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सपोज ये आपकी एक रेडिएशन की क्या रेंज है, आईआर की ये रेंज है, ओके। अगर मैं बोलूं आपका मॉलिक्यूल इस रेंज पे आईआर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर इस रेंज में करेगा तो यहाँ पर एसिड होगा, अगर इसमें होगा तो यहाँ कीटो होगा, इसमें होगा तो यहाँ अमाइड होगा, यहाँ पर को क्या है NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर को क्या होगा, अगर आप देखेंगे कि अगर आपके मॉलिक्यूल इस रेंज पे एब्जॉर्ब कर रहा है आईआर रेडिएशन को, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में OH फंक्शनल ग्रुप होगा। तो समझ में आएगी, आपकी ऐसी रेंज होती है, इनकी क्या होती है, अपनी अपनी सारे फंक्शनल ग्रुप की अपनी अपनी आईआर वैल्यूज होती है। अगर उस वैल्यू के अंदर आपके मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली तो आप ये बोलते हैं कि आपका मॉलिक्यूल ये फंक्शनल ग्रुप शो करता है। इतनी चीज क्लियर है।
इतनी चीज समझ में आई। तो ये है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंडा। तो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसके फंक्शन बताते हुए चलेंगे। अभी हम आईआर की बात कर रहे हैं, आप भूल जाएंगे, अभी सिर्फ आईआर पे ध्यान दीजिए। इतनी चीज क्लियर है क्या होता है। अब देखो, अब मैं आपको पर्टिकुलरली आईआर पे बात कराती हूँ, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखो, देन हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप देखो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। हाँ, अब क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, चलिए वेट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपको क्या करना है, ये फिनोमिना लगाना है कि आपको अपनी मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन डालना है, और इनके इंटरेक्शन से आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, बट देखो ना, अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और इस पे आप आईआर रेडिएशन डालना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल में अगर आप रेडिएशन डालते हैं ना, आईआर रेडिएशन डालते हैं, तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। एटम्स प्रेजेंट है तो क्या है, यहाँ पर को बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। तो सपोज मैं बोलूं, आपका ये मॉलिक्यूल है, इसमें एक सीसी बॉन्ड वाला भी कंपाउंड, मतलब एक पोर्शन है जिसमें सीसी बॉन्ड लगा हुआ है, एक है सीएच बॉन्ड वाला। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो ओएच बॉन्ड भी होगा। तो क्या होता है, आपके अगर मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड प्रेजेंट है और आप बाहर से आईआर रेडिएशन डाल रहे हैं, तो ये बॉन्ड में क्या होने लग जाता है, वाइब्रेशन और रोटेशन आने लग जाता है। यानी कि ये जो एटम्स है ये वाइब्रेट होने लग जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेट होने लग जाते हैं। सिमिलरली क्या होता है, रोटेट होने लग जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इन्हीं के वाइब्रेशन और रोटेशन के बेसिस पे आपको पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। देखो, यहाँ पर आप डिटेक्ट तो कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे आपका आईआर सैंपल से के पास जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकेगी। तो क्या खिचड़ी पकड़ी है, वो यही है कि आपके मॉलिक्यूल और जो आपके एटम्स हैं, आपके जो बॉन्ड है, वो वाइब्रेट होने लग रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर बोल सकते हैं वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, मैंने बोला कि हमेशा आईआर के केस पे अगर आप रेडिएशन डालेंगे तो आपकी सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर मैं यूवी के रिस्पेक्ट में से कंपेयर करूँ ना, यूवी को एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि यूवी रेडिएशन अगर आपने सैंपल पर डाली तो यूवी क्या होती है, हमेशा ट्रांसमिट हो जाती है, तो एमिट हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन आईआर के केसेस पे सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आप इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी चीज क्लियर है। अब अगली चीज देखो, बेसिक सी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप आईआर का यूज कहाँ करते हैं। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है तो आप आईआर का यूज कर सकते हैं। अगली चीज, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो रेडिएशन यूज करते हैं वो कौन सी रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट सबसे जरूरी चीज ये कि आप बताइए कि जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन की हम लोग वेवलेंथ ही तो लेते हैं कि वेवलेंथ इतनी है इस रेडिएशन की। ओके, या फिर हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो ना, यहाँ पर जब भी आप आईआर की जब अभी तो देखो, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आईआर से रिलेटेड, तो वहां ना हमने आईआर की जो रेडिएशन लेनी है ना, वो आपने वेवलेंथ के फॉर्म में लेनी है, ना ही आपने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेनी है। तो किसके फॉर्म में लेनी है, अब आप लेंगे उसे वेव नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो इतना समझ लो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना आपने वेवलेंथ का यूज करना है, ना आपने फ्रीक्वेंसी का यूज करना है। आप किसका यूज करेंगे, इसे बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी का जैसा है, न्यू साइन लगा है लेकिन ऊपर से लगा दिया बार, तो आप इसे बोलते हैं वेव नंबर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने वेव नंबर लिया है। देखो, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, आपको पता होना चाहिए। वेव नंबर क्या होता है, आपका 1/λ होता है। 1/λ यानी कि वेव लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखिए, अगर आप एनर्जी निकालेंगे ना किसी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी यही होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू 1/λ। तो देखिए, दोनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है, सॉरी वेव नंबर है, वो हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है। तो आप बोला है वेव नंबर या फिर बोला है एनर्जी, दोनों इक्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूला कोरिलेट कर रहे हैं। इसके बेसिस पे ये नया फॉर्मूला बनता है। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सारी चीजें वेव नंबर के टर्म में पढ़ेंगे, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर है। अगली चीज है इनका रेंज। तो देखिए, रेंज इसका दिखा है 4000 से 400 पर सेंटीमीटर। तो देखो, पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, वेव नंबर की यूनिट है। वेव नंबर को आप पर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी रेंज है और इसे पर सेंटीमीटर से ही रिप्रेजेंट करना। आपको सारी ग्राफ वगैरह जब आप स्पेक्ट्रा प्लॉट करेंगे आगे, तो आपको सारे प्लॉट क्या है पर सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में मिलेंगी, क्योंकि हम सारी चीजें वेव नंबर के टर्म पर पढ़ेंगे। ओके, अगली चीज, अगला यही बोल रहा है। अगला देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आने लगेंगी। अब देखो, ये बोल रहा है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके एटम्स है उनमें क्या वाइब्रेशन हो रहा है,
क्या रोटेशन हो रहा है, इसलिए क्या है आप बोल सकते हैं कि आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर मैं अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, ये मेरा सैंपल है, ये भी मेरा सैंपल है, ओके, अगर मैं एक साइड इसमें आईआर रेडिएशन डाल रहा हूँ और एक साइड में इसमें यूवी रेडिएशन डाल रही हूँ, तो अगर देखो मैंने क्या बोला, आईआर के केस में जैसे आईआर गया तो इसने क्या किया, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है, जो बॉन्ड है, उनको वाइब्रेट किया। तो क्या अगर मैं यूवी डालूंगी तो यूवी के केस में ये वाइब्रेशन और रोटेशन होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। अगर होता तो सिंपली हम यूवी को भी क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन या फिर रोटेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन तो नहीं, इसे एमिशन बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन और रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो लेकिन नहीं बोलते, इसका रीजन क्या है कि यूवी रेडिएशन अगर आप किसी सैंपल पे डालते हैं तो आपकी उस सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स, जो आपके एटम होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, वो कभी भी रोटेशन और वाइब्रेशन शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है, आईआर में क्यों करते हैं, यूवी में क्यों नहीं करते? इसका रीजन ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है, जो एटम है, उनको रोटेशन कराने के लिए, उनके बीच में वाइब्रेशन कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो किसके बीच में लाई करती है, वो आपके आईआर रीजन के अंदर लाई करती है। यानी कि आईआर की जो एनर्जी होती है, आईआर की रीजन की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है अगर आपने किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है, उनको वाइब्रेशन या फिर रोटेशन कराना है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आईआर के केस पे आपके मॉलिक्यूल वाइब्रेट और रोटेट होते हैं। दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कहीं आपको एटम्स और बॉन्ड क्या वाइब्रेट और रोटेट होते हुए नहीं दिखेंगे। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज आगे बढ़िए। अब आपने देखना है कि देखो आपके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है जनरली कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्यों? देखो होता क्या है, आपको पता है फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, आपको पता है ना, हम सारे लोग हैं, सबके सब एक ही जैसे, चाहे कोई ट्विंस भी होगा ना, तो उन सबकी क्या, अगर आप फिंगर प्रिंटिंग देखेंगे तो वो सबकी अलग अलग है, ओके, सबकी अलग अलग होता है, सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो वही चीज आईआर के केस पे भी होता है। अगर आपने अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए क्या आईआर स्पेक्ट्रा निकाला, तो आपको सारे मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग आईआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर किसी के लिए ऐसा ऐसा मिल रहा है तो दूसरे के लिए कुछ और मिल जाएगा। यानी कि सारे मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रा, अगर आप आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो सबके लिए अलग अलग होगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एक ही आईआर स्पेक्ट्रा होगा, कभी भी दो मॉलिक्यूल का सेम आईआर स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता, जैसे दो इंसानों का कभी सेम फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन अगर आपके मॉलिक्यूल एनेंशियोमर हो, जैसे आप बोल सकते हैं अगर आपके इंसान के कोई दो बच्चे हैं, क्या वो ट्विंस हो, तो मे बी उनके फिंगरप्रिंट थोड़े बहुत सेम हो। वैसे यहाँ भी होता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल एनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, तो उस केस में क्या है, आपका थोड़ा आईआर स्पेक्ट्रा उनसे सेम सेम हो सकता है, वरना नहीं होता किसी का भी, ओके। अगली चीज कि अगर आप आईआर स्पेक्ट्रा, आगे देखो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ओके। तो देखो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहेंगे ना, तो ये जो कर्व बनता है, ये जो प्लॉट आप बनाते हैं, वो हमेशा वेव नंबर और एब्जॉर्बेंस के रिस्पेक्ट में बनाता है। यानी कि वर्टिकल साइड पर आपका वेव नंबर होगा, मैंने क्या बोला, वेव नंबर ही लेना, जिसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर, और यहाँ आपका एब्जॉर्बेंस आएगा, यानी कि आपने कितनी आपने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, उसी के बेसिस पे आपको डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ ऐसे पीक बनाएंगे और पीक की अपनी अपनी वैल्यू होगी, उन वैल्यूज को देख के आप बताएंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, ओके। अगला देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो हुक्स लॉ को फॉलो करती है। अब आप बोलेंगे ये हुक्स लॉ क्या है? देखिए हुक्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर कोई इसे सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं, लोग इन्हें सेपरेटली भी बनाते हैं, बट मैंने इनके लिए बहुत सारी चीजें ऐसे ही ऐड कर दी है, दो दो वीडियो तीन तीन वीडियो पे टाइम वेस्ट नहीं करते, एक में सब कुछ समझेंगे, ओके। तो देखो ना, हुक्स लॉ क्या होता है, देखो हुक्स लॉ क्या है, ऑब्वियसली बात है, एक टाइप का लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर आप आईआर में अगर हुक्स लॉ पढ़ते हैं, तो ये बोलता है कि आपके जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी ना, देखिए मैं सब कुछ येलो येलो हो जा रहा, कि अगर आपके जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमेशा बढ़ेगी और घटेगी किसके बेसिस पे? आपके मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ कैसे है। आपको पता है तीन टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और आपको पता है सिंगल वीकेस्ट होता है, देन डबल एंड देन ट्रिपल क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके मॉलिक्यूल की क्या है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि हम बॉन्ड की तो बात कर रहे हैं, बॉन्ड की रोटेशन, बॉन्ड की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, देखो आईआर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उससे बोला जा रहा है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये बोल रहा है कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी
अगर आप क्या है आपके मॉलिक्यूल में जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा, ओके, यानी कि जितना ज्यादा आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उस मॉलिक्यूल में आपका जो वेव नंबर की वैल्यू है, वेव नंबर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएगी, ओके। तो देखो इसे एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है वो फॉर्मूला, ओके। यहाँ देखो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी की टर्म पे, अगर ये बोलते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी की टर्म में बोलते हैं, बट हमने इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, वेव नंबर के टर्म में, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी में क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल है 1/2 पाई, और स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये रूट लगा हुआ है k अपॉन न्यू, ओके। अब यहाँ पे देखो ये तो आपकी वैल्यूज हो गई, पाई तो पाई है, 1/2 तो ठीक है, ये जो k है वो क्या है, k होता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो तभी तो आप देख रहे हैं न्यू जो है वो आपके, देखो ये वैल्यूज को अगर मैं ध्यान ना दिखाऊं तो देखो न्यू जो है वो, इसको छोड़ो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू के। तो के आपका क्या है बोला, मैंने बोला के है आपका फोर्स कांस्टेंट, भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। फोर्स कांस्टेंट आपको क्या दिखाता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिस बॉन्ड के बारे में आप, मॉलिक्यूल की जिस बॉन्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, अगर सिंगल है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, डबल है तो उससे थोड़ी ज्यादा, एंड ट्रिपल की स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा। तो ये बोर्ड है जितनी ज्यादा आपके मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, ओके। अब देखो हमने क्या, और ये देखो नीचे क्या है, नीचे है आपका रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, रिड्यूस मास का अपना फॉर्मूला होता है। रिड्यूस मास बोलता है कि अगर आपका कोई बॉन्ड बना है तो ऑब्वियस सी बात है एक एटम यहाँ होगा, दूसरा एटम यहाँ होगा, तभी तो आपका बॉन्ड बना। तो अगर आप इस बॉन्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, के मतलब आप फोर्स कांस्टेंट यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये बॉन्ड दो एटम के थ्रू बना हुआ है। तो न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू रिप्रेजेंट करता है आपको रिड्यूस मास, जो कि किसके इक्वल होता है, इस फॉर्मूले की, यानी कि न्यू किसके इक्वल है दिखाया है m1, यानी कि पहले आपको पहले वाले एटम का मास लेना है, उसे मल्टीप्लाई कराना है सेकंड के मास से, अपॉन में क्या लेना है, पहले मास का, उसको ऐड करना है दूसरे के मास से। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, यानी कि रिड्यूस मास का फॉर्मूला। तो आप ये समझ सकते हैं अगर आपके मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास क्या है, बढ़ रहा है, तो आपकी न्यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर न्यू की वैल्यू आपकी कम होगी तो आपकी क्या, सॉरी, ये आपकी न्यू की वैल्यू कम होगी तो ये आपकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपकी बढ़ने लगेगी, समझ में आए? तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमने क्या है यहाँ पर को सारी चीजें फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं देनी है, हमने किसके टर्म में लेनी है, वेव नंबर, यानी कि इसके ऊपर बार लगा होना चाहिए, तो ये लग गया वेव नंबर, ओके। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आपने क्या करना है, अगर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपने बस यहाँ पर कुछ सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी ऐड कर देना है, सी की वैल्यू, बाकी चीजें आपकी सेम रहेगी, ओके। तो ये फॉर्मूला इसमें शिफ्ट हो गया अगर आपने वेव नंबर की टर्म पे बातें करनी है, सिंपल सी बात है। अब मैंने ये समझा दिया, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाली हूँ, ओके। अब देखो ना यहाँ पर आप समझ गए, के मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट, यानी कि आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है, ओके। अगला है न्यू, क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर की बात कर रहा है, वेव नंबर को आपने पर सेंटीमीटर में लेना है। ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, सी हो गई स्पीड, और न्यू हो गया आपका रिड्यूस मास, जिसकी वैल्यू ये होती है, मैंने कैलकुलेट करके बता दी, ओके। अब देखो ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मे बी कभी कभार अगर पूछ लें किसी से कि अगर आपको मैं बोलूं कि ये सीसी एक बॉन्ड है और एक है सी एच बॉन्ड, ओके, सो सॉरी 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 सॉरी, तो देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि देखो अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड है, एक है आपके पास सी सिंगल बॉन्ड, ओके, तो इन दोनों के केस में आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक वैल्यू को निकालना है, वो है रिड्यूस मास, बाकी की वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड है, कैसे, आप नीचे देखिए यहाँ पे, ओके। तो देखो ये था आपका फॉर्मूला, अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपने निकालना है, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड रहती है, कैलकुलेट कैसे रहती है आप देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने पाई की वैल्यू रख दी, 1/2 की वैल्यू रख दी, सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख दी, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो होती है 4.12, यानी कि इस वैल्यू के बदले आपने क्या वैल्यू रखनी है, 4.12। तो इसके बेसिस पे क्या आपका एक चीज तो सॉल्व हो जाएगा, समझ में आए? और यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपका डबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंगल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यूज भी कैलकुलेटेड रहती है। यानी कि के जो आपका फोर्स कांस्टेंट है उसे आप डाइन पर सेंटीमीटर में लेंगे, और यहाँ पर लिखे है सिंगल बॉन्ड के लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो 5 × 10⁵ होती है, डबल के केस में होती है 10 × 10⁵। कितनी सिंपल वैल्यूज है देख सकते हैं। ट्रिपल के केस में क्या होती है 15 × 10⁵, ओके। तो आपको क्या करना है, बस न्यू की न्यू आपकी ये क्या वेव नंबर की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1/, इसकी वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि ये वैल्यू आपने निकाल दी है,
स्क्वायर लगा के आपने क्या करना है, रूट लगा के सॉरी यहाँ पर को k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अगर सिंगल बॉन्ड की बात की होगी तो वैल्यू गिवन है, डबल बॉन्ड की बात की होगी तो वैल्यू गिवन है, ट्रिपल बॉन्ड की बात की होगी तो वैल्यू आपको गिवन है। अपॉन में न्यू की वैल्यू आप कैसे रखेंगे, दो एटम की मास के बेसिस पे आपने क्या करना है, बस पहले एटम का मास रखेंगे, दूसरे एटम का मास, यहाँ भी पहले एटम का मास दूसरे एटम का मास, इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो वो आपको क्या होगी, ये आपको किसने बताया था, हुक्स लॉ ने बताया था। ये आपको क्या बताता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू। अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में कितनी वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू आप इससे हुक्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड है आपके पास, सी सिंगल बॉन्ड है, सी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड है, उन सारे केसेस पे अगर आप इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा फैक्टर है रिड्यूस मास। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूले में आपको क्या पता चला कि आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ओके। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में बताया हुआ है कि अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बढ़ रहा है सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो उस केस में क्या होगा, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली अगर आपका रिड्यूस मास यानी कि मास ऑफ एटम अगर आपका डिक्रीज होने लगा तो उस केस में भी आपकी क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एग्जांपल के लिए इसने बोला है कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है सी सिंगल बॉन्ड सी, एक है सी डबल बॉन्ड सी, एक है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो आप इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख सकते हैं। आपकी क्या सी सिंगल बॉन्ड सी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है 1100 पर सेंटीमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 1650 पर सेंटीमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 2150 पर सेंटीमीटर। अब आप देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। वो यहाँ पर को आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि तीनों की अगर आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये तीनों कैलकुलेटेड वैल्यू है, और आप तीनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जैसे जैसे आपकी क्या है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी खुद ब खुद इंक्रीज होने लग रही है, ओके। तो देखो अब अगला एग्जांपल देखो, अगले में क्या बोल रहा है, अगर आप क्या है OH और CC के केस में देखेंगे, यानी कि एक है आपका OH बॉन्ड, एक है आपका CC बॉन्ड, ओके। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो रिड्यूस मास, आप इसका अगर रिड्यूस मास निकालेंगे, ये उल्टा लिख दिया मैंने, इनका रिड्यूस मास क्या होगा, लोअर होगा, इसकी रिड्यूस मास की वैल्यू कम होती है, और इसके रिड्यूस मास की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, क्योंकि यहाँ दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, ओके। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या होता है, रिड्यूस मास आपकी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ओके। तो देखो OH के केस में रिड्यूस मास की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर यहाँ पर CC के केस में रिड्यूस मास की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो CC के केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1100 पर सेंटीमीटर, लेकिन अगर OH के केस में मैं आपको बताऊं तो इसकी वैल्यू होती है 3600 पर सेंटीमीटर। तो इसका रीजन आपको किसके थ्रू पता चला, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पता चला, ओके। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ओके। अब लास्ट के दो कॉन्सेप्ट बच गए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके क्या है, जो एटम से जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। जैसे मैंने बोला कि सपोज आपका कोई एटम है, उसमें एक CC बॉन्ड भी है, एक CH बॉन्ड भी, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो OH बॉन्ड भी होगा, ओके। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में ये सारे बॉन्ड हैं, ओके, तो क्या ये सारे के सारे बॉन्ड में वाइब्रेशन और रोटेशन पॉसिबल है, नहीं है। सारे के सारे मॉलिक्यूल कभी भी, सारे के सारे बॉन्ड कभी भी रोटेशन और वाइब्रेशन शो नहीं करते। यही होता है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या बोलती है कि आपकी पहली चीज ये है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उस बॉन्ड में क्या होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट में चेंज आना चाहिए, ओके। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें आपने चेक करना है कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है, ओके। तो दोनों रिक्वायरमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली चीज ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी बॉन्ड में ना
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करना है, तो उस बॉन्ड में क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आएगा तो वो मॉलिक्यूल कभी भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, क्यों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करा रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल में जो आपके दो एटम्स प्रेजेंट है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में अगर स्ट्रेचिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये दोनों एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है बिकॉज इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नॉट चेंज इट इज अनेबल टू एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। अगर देखो ये मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है, अगर ये सपोज कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उस पर हम एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अगर इस बॉन्ड के में जो ये एटम है, सपोज ये ए है, ये आपका बी है, ओके, अगर इन दोनों एटम के बीच में डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा तो ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर को ये बॉन्ड क्या है, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो इसका आईआर स्पेक्ट्रा बनेगा नहीं, तो आप क्या है, इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्यों डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए, और क्यों अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा तभी वो आईआर रेडिएशन को ट्रैप करेगा, यानी कि आईआर रेडिएशन का उसमें स्पेक्ट्रा आप बना सकते हैं, आईआर रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका रीजन क्या है, ओके, इसका रीजन ये है कि देखो अगर आपके मॉलिक्यूल में ना डाइपोल मूवमेंट होगा, तो आपको पता है अगर डाइपोल मूवमेंट है, सपोज मैं बोलूं ए और बी आपका एक मॉलिक्यूल है और बी आपका क्या है, ज्यादा नेगेटिव है और ए आपका कम नेगेटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या होगा, इनके बीच में डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। क्या होगा, बी के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखो अगर आपको पता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, अगर इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो आपको पता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आईआर की जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसका भी, उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपकी जो आईआर रेडिएशन है इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे इसके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे जो कि जनरेट हुए इनके डाइपोल मूवमेंट में चेंज आने की वजह से, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैच कर गए तो उसी केस में आपका जो ये मॉलिक्यूल है ये इस आईआर रेडिएशन को ट्रैप कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा तो इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है तो आईआर की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनके साथ क्या करेंगे, कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोरिलेट ही नहीं करेंगे तो ये आईआर रेडिएशन को क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो बॉन्ड है, वो बिल्कुल भी ट्रैप और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा तो आप इसका स्पेक्ट्रा नहीं बना सकते और इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं एब्जॉर्ब की जा सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखे हैं, जैसे आपका HCl आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो आपको पता है क्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा और इनके बीच में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरेट होगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईआर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कोरिलेट करेगा और ये क्या करेंगे, आईआर रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे। तो इनका आप आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली CO का भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ भी सेम केस हो गया। लेकिन O2 H2N2 में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टाइप के एलिमेंट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव बराबर हो गए, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जनरेट नहीं हुआ, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे क्या करेगी, ट्रैप नहीं कर पाएगी और इसके लिए आप आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ भी नहीं कर सकते। इतनी चीज समझ में आई। तो पहली कंडीशन है डाइपोल मूवमेंट की। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बोलता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके, तो ये बोल रहा है, देखो ये बोलता है कि अगर आपके मॉलिक्यूल, आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपका सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, सेंट्रोसिमेट्रिक मतलब आपके मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल को आप आईआर एक्टिव कहेंगे। आईआर एक्टिव मतलब वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपकी आईआर रेडिएशन को ट्रैप कर सकता है और उस मॉलिक्यूल के लिए आप आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वो आपका आईआर एक्टिव, जिसके लिए कर सकते हैं तो उसे आप एक्टिव बोलते हैं, जिसके लिए नहीं कर सकते तो आप उसे इनएक्टिव बोलते हैं। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पता है ना, अगर मैं यहाँ से बोलूं कार्बन कार्बन, यहाँ पर कुछ Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl, और सपोज यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है बोल दो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसका मतलब अगर आप इसके सेंटर से जाएंगे, ये इसका सेंटर है,
यहाँ आपको Cl मिल रहा है, इसके आगे जाके भी आपको Cl मिल रहा है। हमने ग्रुप थ्योरी पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आगे पीछे जाने पे आपको सेम टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। इट मींस यहाँ पर को सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर ऐसे कंपाउंड है तो ऐसे कंपाउंड में कभी भी आईआर स्पेक्ट्रा नहीं ड्रॉ किया जाता है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आईआर इनएक्टिव। ओके, लेकिन कौन से कंपाउंड, जैसे सपोज HCl है, HCl में आप बताइए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंटर से आगे को जाएंगे, देखो मैं इसे क्लियरली ड्रॉ करके बताती हूँ, एक मिनट। देखिए, अगर आप, मैंने लिख दिया HCl, ओके, अगर मैं हाइड्रोजन से, देखो इनके सेंटर में जाऊं और पीछे की ओर जाऊं तो आपको मिल रहा है Cl, आगे की ओर जाऊं तो हाइड्रोजन, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इट मींस यहाँ पर को सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए आप आईआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? आईआर एक्टिव। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इन्हें बोला जाता है आईआर इनएक्टिव। ओके, और देखो ना, आईआर को यूवी के जस्ट अपोजिट लिया जाता है। देखो, यूवी और आईआर को कोरिलेट करके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूवी के केस में क्या होता है? एग्जैक्ट उल्टा होता है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो आपके यूवी एक्टिव कहलाएंगे। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री जहां नहीं है, जो आप क्या बोलते हैं? आईआर एक्टिव बोलते हैं, उन्हें आप बोलेंगे यूवी इनएक्टिव। समझ में आए? दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, अब लास्ट चीज जो आपकी बची है वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या रहता है? सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल मतलब कि वो कौन कौन सा फंडा यूज करता है, जो मैंने आपको बता दिया वही फंडा यूज करता है, ये बोल रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये है कि व्हेन एन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द आईआर रेडिएशन, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करेगा? एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। और वी कैन से दैट द absorption of a IR radiation cause the excitation of a molecule from the low energy level to a high energy level। तो देखो ये क्या बोल रहा है? जैसे सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपने इस मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन पास कराई, तो जैसे आप इस मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन पास कराएंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट हो जाएगा तो ये हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई। आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये ऊपर के एनर्जी स्टेट पर चला गया। तो इन एनर्जी स्टेट को, जो ये एक एनर्जी स्टेट बना, ये दूसरा एनर्जी स्टेट बना, इन एनर्जी स्टेट को क्या बोला जाता है? वाइब्रेशनल लेवल। तभी हम इसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे V1, इसे बोलेंगे V2। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है? वाइब्रेशनल लेवल। एनर्जी लेवल को आप आईआर में क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल लेवल। आप अभी आगे मैं आपको और चीजें पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी इनको क्या बोला जाता है। V1 इसे बोला जाता है, V2 ये होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो आपके दो लेवल है ना, एनर्जी लेवल जिसे आप V1 और V2 कह रहे हैं, ये नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल से बना होता है। यानी कि आपको पता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम रोटेशनल एज वेल एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल रहे हैं। तो आपने वाइब्रेशन की तो बात करा दिया। वाइब्रेशन मतलब जो आपका एनर्जी लेवल है, आप उसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कह रहे हैं। लेकिन ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल और एनर्जी लेवल से बने होते हैं। यानी कि इस वाइब्रेशनल लेवल पे भी बहुत सारे और वाइब्रेशन, मतलब और लेवल होंगे। इस V2 वाइब्रेशनल लेवल पे भी और एनर्जी लेवल होंगे। तो इन एनर्जी लेवल को जो क्लोजली स्पेस्ड रहता है, इन्हें बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल। इसको भी बोला जाएगा रोटेशनल एनर्जी लेवल। समझ में आया? तो ये होता है वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, ये होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल। इतनी चीज क्लियर है? अगला बोल रहा है, दैट्स वाई द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका रीजन समझ में, क्योंकि यहाँ हम लोग वाइब्रेशन और रोटेशन की बात कर रहे हैं हर जगह। ओके, अगली चीज बोल रहा है, बट ऑल द, देखो लेकिन ये बोल रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड क्या है? कैपेबल नहीं होते कि वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। इसका रीजन मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पर कोई डाइपोल मूवमेंट एब्सेंट है तो उस केस में वो वाला जो बॉन्ड बनेगा वो आईआर इनएक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन ही नहीं रहे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं बन रहे तो आईआर की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इनसे कोरिलेट नहीं करेंगे और आईआर रेडिएशन को आप वहां पर को ट्रैप नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ओके, अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो आईआर रेडिएशन से क्या होगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? तो कुछ बॉन्ड जहां पर को क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट में चेंज आ रहा, वही वाले बॉन्ड आपके क्या करेंगे? आईआर रेडिएशन को ट्रैप कर सकते हैं और उन्हीं के लिए आप आईआर स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? आईआर एक्टिव होगा, अदरवाइज इनएक्टिव होगा, वाइस वर्सा। इतनी चीज समझ में आए? तो ये बन जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपने वही सारी चीजें डिस्कस करानी होती है जो चीजें आपने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के फंडे पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो हो गया उसका प्रिंसिपल। ओके, तो आज के लेक्चर पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, यानी कि इसका बेसिक्स क्या है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या है, मेन टॉपिक में, मेन टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक्स को हम उठा के एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक अभी ज्यादा जरूरी है आपके लिए आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए। तो आज के लेक्चर पे हमने ये सारे बेसिक डिस्कस किए रिलेटेड टू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तब तक के लिए बाय बाय।